बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और मैं हूं असर इकबाल बंगश। मैं हूं आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में कौन कौन से मौज़ूआत हम शामिल करने वाले हैं, कुछ इस बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज हम जिक्र करने वाले हैं टाइगर फोर्स का, आज जिसको लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक एप्लीकेशन जो है उसको मुल्क भर में लॉन्च किया है। इसका इजरा कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन क्या है, इससे मुझे, आपको, आम आवाम को किस तरह से फायदा होगा और किस तरह से हम टाइगर फोर्स के इन नौजवानों तक पहुंच सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं और हमारा वो मसला जो है ये आगे हुकूमत तक पहुंचाते हुए इंतजामिया के साथ मिलकर हमारी मदद कर सकते हैं। फिर से उसके बाद हम बात करेंगे, आज ब्रसल्स आपको लेकर जाएंगे क्योंकि ब्रसल्स में आज कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद हुई है। वहाँ एक मुजाहरा हुआ है जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो शरीक थे और उन्होंने कश्मीरियों के हक में बात की है। क्या बात की है, कश्मीरी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर कोविड-19 के बाद वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कुछ इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब के हवाले से, जिन्होंने काफी सारे जो हमारे साथी हैं उनको पढ़ाया है, उनको सिखाया है और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और इसके साथ साथ टिड्डी दल ने जो हमला किया हुआ है उसके ऊपर जो हुकूमती इक़दामात हैं इसके हवाले से भी आप तमाम लोगों को हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मैं तो औखी होके कर दूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तस्वीर तुम्हारे नेड़े से नहीं मिलती। बड़ी आपा जी सलाम। क्या बक रहे हो? पूछो वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम
हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियाँ और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी खजूर, घास वाले मैदान। अब बोल। ये आपकी सारी बात चीजें नकली है, बाल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज बात करने वाले हैं टाइगर फोर्स के हवाले से, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो है उसका इजरा किया गया है और ये इजरा जो है ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत और मंजूरी के बाद होने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ये बात मुआविन खुसूसी से कही है, जो कि उम्र नौजवान के लिए उस्मान डार, उन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की थी और जिन नौजवानों की सलाहियतों से किस तरह से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है इस पर भी बात हुई है। नौजवानों के पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या हैं, बेरोजगारी है, तालीम के अखराजात हैं जो बहुत से नौजवान पूरे नहीं कर पाते हैं, और फिर खास तौर पर इन दोनों शख्सियात के दरमियान जो बात हुई है वो हुई है टाइगर फोर्स से रिलेटेड। टाइगर फोर्स का जो कारकर्दगी है, जो काम है हमारे मुआशरे के अंदर, उसको बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, मुअस्सर कैसे बनाया जा सकता है, उनके किरदार को मजीद कारामद कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ बताया गया है उस्मान डार जो है मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया कि किस तरह से जो ये टाइगर फोर्स है ये मौसर अंदाजी से अपना काम सर अंजाम दे रही है। इसके हवाले से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको भी बरूए कार लाया जा रहा है और तमाम तर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। नौजवान भी अपनी तरफ से हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करते हुए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इस हवाले से जो उस्मान डार है उन्होंने सख्ती से हिदायत की है टाइगर फोर्स के जो नौजवान और रज़ाकार हैं उनसे कि आपने बिल्कुल भी कतई तौर पर किसी ज़ाती बुनियाद पर, किसी ख़ानदानी बुनियाद पर या इलाकाई बुनियाद पर किसी से कोई आपने मुखालफत नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की निशानदेही करनी है जो कि वाकई जो हुकूमत की बताई हुई SOPs हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे या फिर वो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके हवाले से आपने अपडेट देनी है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके मौसर अंदाज होने पर इत्मीनान का इज़हार किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तवक्को की है कि टाइगर फोर्स ऐसे ही अपना काम शानदार अंदाज में जारी रखेगी और जो मुल्क पे मुश्किल वक्त आया हुआ है इसके अंदर जो उनका किरदार है वो बहुत अहम है और इसके हवाले से वो तमाम तर इक़दाम करके अपनी सलाहियतों को भी मजीद निखारेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक और जगह जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, उस पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये है जी हमारे कबायली अजला, जिनको लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी लेते हैं कि वहाँ के मसाइल क्या हैं और किस तरह से वसाइल के अंदर रहते हुए हम वहाँ के जो मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली अजला के मुंतखब जो अरकान हैं उनसे गुफ्तगू की है। तरक्याती फंड्स की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी किस तरह से बनाना है, इसके लिए तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करना होगी। अवामी फलाही और तरक्याती उमूर जो हैं और ख़ास तौर पर इन इलाकों में कबायली अजला में अब कोरोना के बाद क्या कुछ इकदाम किए गए हैं, यहाँ पर कोरोना वबा के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है और आसमान पे चूंकि अक्सर कहा जाता है कि जो कबायली अजला हैं वो काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ शहरों में अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं, उनसे ज़रा कोसों दूर होते हैं, तो उनके लिए कुछ खासे इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अक्सर जो लोग हैं वो उनको इतना ज़्यादा फोकियत भी नहीं देते, इतनी ज़्यादा तरजीह भी नहीं देते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से जो है अपने इकदाम को आगे बढ़ाया है और जितने भी वज़रा हैं और जितने भी इसके रेलिवेंट लोग हैं उन तमाम को अहकामात जारी किए हैं। जिस तरह से आजकल जो कबायली अजला है या फाटा है वहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो तलबा हैं उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट की फराहमी वहाँ पे मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। इसके अलावा जो वहाँ पे सेहत का निज़ाम है वो भी इतना अच्छा नहीं होता कि वो जो मुश्किल वक्त आया हुआ हमारे मुल्क पे उस पर काबू पा सके। तो इस हवाले से तमाम तर इकदाम पे बातचीत की गई है और उनको एक जो रोड मैप है उसके हवाले से भी
ان کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا گیا ہے, قبائلی اضلاع کے لوگوں کو کس طرح سے باقی عوام کی طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے لے کے آیا جا رہا ہے. بالکل جی, آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور اب ہم بات کرتے ہیں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی, جنہوں نے کراچی طیارہ حادثے کے بارے میں بات کی ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بس کچھ ہی دیر میں لینڈ کرنے والا تھا یہ طیارہ, لیکن اس کو یہ حادثہ پیش آیا اور اب شہید ہونے والے جو پائلٹ ہیں اس طیارے کے, انہوں نے طیارے میں کسی فنی خرابی کی نشاندہی نہیں کی تھی, ایسا کہا جا رہا ہے وزیر ہوابازی کی جانب سے. یہ وہ مناظر ہیں جب وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور کراچی طیارہ حادثے کی جو عبوری تحقیقات ہوئی ہیں اس کی رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر رہے تھے. بتایا انہوں نے یہ ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز کی بحفاظت لینڈنگ کے لیے پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مروجہ جو طریقہ کار ہے وہ اختیار نہیں کیا. اور ناظرین کی ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ جو جہاز کی طیارے کی جو اونچائی تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور جو رکھی جاتی ہے کہ جب آپ نے لینڈ کرنا ہے تو اس وقت آپ کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے, اس سے بہت زیادہ تھی. اور بار بار ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جانب سے پائلٹ کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ بہت بلندی پر پرواز کر رہے ہیں, طیارے کو تھوڑا سا نیچے لے آئیے. لیکن پائلٹ بار بار یہی کہتے رہے کہ جی میں بالکل اس کو کنٹرول کر لوں گا, میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, آپ اس چیز کو نہیں, آپ باقی چیزوں کو دیکھیے. اور پھر ایئر کنٹرولر کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ طیارہ اتار لیجئے, لیکن وہ طیارے کو نہیں اتار سکے کیونکہ ایک تو پرواز بہت اونچی تھی, پھر اسپیڈ بھی قابو میں نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. اور وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی تمام تر تحقیقات ہوں گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی یا کوئی سیاست بھی نہیں ہوگی, کیونکہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, ایک بہت بڑا سانحہ تھا, ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جس کو کافی عرصے تک یاد رکھا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی اور اس کے اندر جتنے بھی لوگوں کی غفلت سامنے آئی ہے ان کا سدباب بھی کیا جائے گا اور آئندہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس طرح سے کوئی بھی حادثہ پیش نہ آئے. اور جو اسٹاف ہے ان کو بھی یہ چیز سمجھائی جائے گی کہ وہ اس چیز کا خاصا خیال رکھیں. مزید ان کو کہنا تھا کہ جو پائلٹ تھے ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں چل رہی تھیں پریشان کن باتیں کورونا وائرس کے حوالے سے. انہوں نے لینڈنگ گیئر بھی استعمال نہیں کیا طیارے کو اتارنے سے پہلے. تو یہ جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جس کو کہا جا سکتا ہے جو آ گئی ہے, اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے وزیر ہوابازی کی جانب سے, یہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. جی ناظرین, اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں ابھی تک نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہیں. کچھ لوگ جان کی بازی بھی ہار رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کورونا کو شکست دے کر اپنی زندگی کو بحال کیے ہوئے ہیں اور دوبارہ سے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اعداد و شمار کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں مزید 3892 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور جاں بحق ہونے والے افراد کی اگر بات کی جائے تو ان کی تعداد 60 بتائی گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے حوالے سے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو کل تعداد متاثرہ افراد کی وہ 1,88,926 ہے اور اس کے اندر جو مجموعی طور پر ہلاکتیں ہیں وہ 3,755 تک پہنچ گئی ہیں. بالکل جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3,892 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, تو یہ تھوڑا سا خوش آئند خبر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. خوش آئند اس طرح سے کہ پچھلے بہت سارے دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو تعداد رپورٹ ہوتی ہے جن میں کرونا پازیٹیو آتا ہے افراد میں, ان کی تعداد 4,000 سے اوپر ہم آپ کو بتا رہے تھے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب ٹیسٹ ہونے لگے ہیں جب اتنی بڑی تعداد میں. تو یہ تعداد 3,892 آئی ہے, 4,000 کے قریب نہیں گئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ پاکستان سے اس بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. ایک اور جو اچھی چیز ہے کورونا کے حوالے سے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جو شرح اموات ہے وہ 2% کے قریب کچھ ہمیں دکھائی دیتی ہے, جبکہ اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں امریکہ میں تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مہینوں کے اندر, لیکن پاکستان میں شرح اموات بھی بہت زیادہ کم ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے بس تھوڑا سا انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان سے مکمل طور پر غائب ہو جائے گا. اور ویسے ماہرین یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب اس کا جو پاکستان کے اندر جہاں تک بات کی جائے تو اس کا وائرس کی جو کہا جائے کہ انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتے دکھائی دے رہی ہے. بالکل ایسے ہی, اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں اب انتظامیہ سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہم لوگوں نے ابھی تک کی ہے
ये हम नहीं कर सके तो अभी वो वक्त है कि अगर हम लोग इंतजामिया से ताउन करेंगे तो हम लोग इस वबा से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि चूंकि जब अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर से तकरीबन जो सेहत के उसूल बताए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए थे, उनमें 9,532 खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं और ये खिलाफ वर्जियां किसी और ने नहीं की बल्कि अवाम ने की हैं, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ जो दुकानें थी, बाजार थे या जो सनती इदारे थे जहाँ पर खिलाफ वर्जियां की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उनको बंद भी किया गया है और उनको जुर्माने भी किए गए हैं ताकि वो आइंदा इस तरह से कोई भी इकदाम करने से बाज रहें। और ये उन लोगों के लिए सबक होना चाहिए जो अब तक इस चीज को लाइट ले रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे। खुदारा अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ और लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने कारकुनान का भी ख्याल रखिए, अपने खानदान वालों का ख्याल रखिए। इसमें हम सब की भलाई है। अगर हम लोग मास्क पहन लेंगे या हम दस्ताने पहन लेंगे या हम समाजी दूरी अपना लेंगे तो इससे हमें कुछ ज्यादा मुश्किल मरहला ऐसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि अगर हम ये चीजें अपना लेंगे तो हमारे अपने प्यारे और हम लोग खुद भी इस मुजी मरज से बासानी बच सकते हैं। तो देखने वालों से यही गुजारिश करता चलूं कि खिलाफ वर्जियां ना कीजिए और हुकूमत पाकिस्तान ने जो SOPs बताए हुए हैं इन पर अमल कीजिए ताकि आप भी महफूज रहें, आपके साथ काम करने वाले भी महफूज रहें, आपके खानदान वाले भी महफूज रहें और जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं तमाम के तमाम लोग इस कोरोना वायरस से बचे रहें। बिल्कुल जी, मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब यहाँ पर मार्केटें खुलती हैं तो हाल क्या होता है, ये भी दिखा रहे हैं आपको कि अस्पतालों के अंदर जो हमारा तिब्बी अमला है वो किस तरह से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ये वो बेड्स हैं जो ऑक्सीजन से मुंसलिक हैं, जिनके साथ ऑक्सीजन की सहूलत मुयस्सर है। पहले ये सहूलत पाकिस्तान में कम थी लेकिन अभी इस सहूलत को बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों हमने बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर 189 यानी 189 और बेड्स जो हैं जिनको बाईपैक बेड्स कहा जाता है ये अब अवेलेबल कर दिए गए हैं 4 बड़े अस्पतालों के अंदर। बहरहाल जी, हमने कल आपको खबर दी थी, सऊदी अरब से एक अच्छी खबर ये आई थी कि हज इस साल बिल्कुल होगा। बहुत सारे खदशात थे, होगा नहीं होगा, क्या करने जा रही है वजारत जो है हज उमरा की सऊदी अरब में। लेकिन बताया गया कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं हज की अदायगी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरब के बाहर से किसी को नहीं आने दिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोरोना के बढ़ते हुए खदशे को किसी तौर रोका जा सके। तो सऊदी हुकूमत ने इस साल कोरोना वायरस से आज़मीन हज की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए महदूद पैमाने पर हज अदायगी का मंसूबा तरतीब दिया है। इसी बारे में ये ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सऊदी वजीर हज डॉक्टर मोहम्मद साले बंतन को आप देख सकते हैं। उन्होंने ये आगाह किया है कि सऊदी अरब में मौजूद सफारत खाने हैं उनके साथ मिलकर मुतालिका ममालिक के शहरियों को हज अदा करने की इजाजत दी जाएगी। यानी अगर पाकिस्तानी सफारत खाना जो कि सऊदी अरब में मौजूद है, कुछ पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं सऊदी अरब में इस वक्त हज करना चाहते हैं तो अपने सफारत खाने से राबिता कर सकते हैं। फिर ये जो सफारत खाना है ये सऊदी हुकूमत से, सऊदी इंतजामिया से, सऊदी की जो वजारत है हज उमरा के लिए इससे राबिता करेगा और बताएगा कि इस साल हमारे इतने पाकिस्तानी जो आपके इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं हज करना चाहते हैं तो फिर उनको हज की इजाजत मिल जाएगी। बड़ा आसान ये प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही। और आसमा इसके अंदर ये भी नहीं है कि वहाँ पर जितने भी शहरी मौजूद हैं तमाम के तमाम को हज करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अंदर जो वजीर हज हैं उनका कहना था कि हुज्जाज की जो तादाद है वो तो फिलहाल हमें मालूम नहीं है और वो फिलहाल अभी हतमी भी नहीं है। इसका जो इन्हिसार है वो सेहत जो मुतालिका प्रोटोकॉल्स हैं और हिफाजती तदाबीर हैं उनके मुताबिक किया जाएगा। मजीद उनका कहना था कि वो शहरी जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनको भी हज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, या वो शहरी जिनको कोई लंबे अरसे से कोई मरज में वो मुब्तला हैं उनको भी हज की इस बार इजाजत नहीं दी जाएगी। और मजीद उनका कहना था कि हज से चंद दिन पहले और हज के चंद दिन बाद तक उन लोगों को करंटीना में रखा जाएगा ताकि जो खुदा न खास्ता अगर मूजी मरज किसी को है तो उसकी तशखीस हो जाए और किसी और शख्स के अंदर ये जो मरज है ये ना फैल सके। मेरे ख्याल में जो सऊदी हुकूमत और सऊदी वजीर सेहत और जो सऊदी वजीर हज हैं उनकी तरफ से जो इकदाम किए गए हैं अच्छे इकदाम हैं, क्योंकि इसमें तमाम आलम इस्लाम, तमाम जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, तमाम के तमाम शहरियों की इसके अंदर मैं समझता हूँ सिक्योरिटी और हिफाजत है। तो ये अच्छा इकदाम है। ऐसा ही है, अच्छा इकदाम है और इस इकदाम को अब सराहा जा रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल की अगर हम बात करें, दारुल अफ्ता पाकिस्तान की बात करें या इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन काउंसिल की बात करें, इन तमाम की जानिब से सऊदी अरब की जानिब से लिए गए इस इकदाम को सराहा गया है और ये बताया गया है कि
शरन ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग मौजूद हैं सिर्फ उनको उम्रे की या हज की अब जिस तरह से इजाज़त दी जा रही है, तो ये शरन ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। और शरई अहकामात को अगर हम देखें कि हज के, उम्रे के या इवन नमाज अदा करने के अहकामात भी क्या हैं, तो यही है कि इससे किसी के अमन को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की सेहत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इससे अखराजात इतने हो जाएं कि जो किसी के ऊपर बर्डन बने, बोझ बने। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं, ये सारे कवानीन अगर सामने रखे जाएं, तो इस वक्त कोरोना की वजह से हुज्जाज कराम की सेहत और ज़िंदगी चूँकि मुतासिर हो सकती है, लिहाजा सऊदी हुकूमत का फैसला शरई तौर पर दुरुस्त है। और सऊदी अरब की हुकूमत ने हज को मनसूख करने के बजाय जो ये फैसला किया है कि मकामी, मुल्की और गैर मुल्की अफराद मिलकर आपकी बार जो वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर ऑलरेडी, वो उम्मत मुस्लिमा के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, ये फतवा जारी कर दिया गया है मुशावरत के बाद पाकिस्तान उलमा काउंसिल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान और इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन काउंसिल की जानिब से कि सऊदी हुकूमत की जानिब से ये फैसला जो किया गया है, ये शरन बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि तमाम के तमाम जो लोग थे वो ये चीज़ सुनना और जानना चाहते थे कि इस हवाले से जो उलमाए कराम है, मुफ्तियान कराम है, वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। और इस हवाले से उनका एक बहुत अच्छा पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने नफली हज अदा करना चाहते थे वो अपने जो अखराजात हैं वो गरीब और गुरबा में तकसीम कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। सिर्फ PTV न्यूज पर। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
वेलकम बैक जी। इससे पहले जब हम ब्रेक पर गए तो बात कर रहे थे हम कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और फिर सऊदी अरेबिया में जो एक बड़ा फैसला किया गया है, हज को महदूद किया गया है। महदूद इन सेंस के जो लोग वहाँ पर इस वक्त सऊदी अरब में हैं वो हज कर सकते हैं, बाहर से दूसरे मुल्क से कोई वहाँ पर नहीं आ सकता है। हज के मकसद से हाँ जो वहाँ सफारत खाने हैं उनसे राब्ता करके दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो वहाँ पर हज की अदायगी कर सकते हैं और इस पर फतवा भी पाकिस्तान के अंदर जारी हो गया है बाहमी मशावरत से। अब जी आपको कुछ बताते हैं कि दुनिया भर में क्या सूरत हाल है कोरोना को लेकर। ग्लोब पर अगर हम नजर डालें तो हमें दिखाई देता है कि 93,54,000 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और इंतहाई अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ता है कि 4,79,000 से ज्यादा तादाद उन लोगों की हो गई है जो इसकी वजह से अपनी जान से गए हैं। यानी करीबन 5 लाख के करीब ऐसी फैमिलीज हैं जो बरह रास्त मुतासिर हुई हैं, जिनके प्यारे उनसे छिन गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी दुनिया भर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज हैं। बहुत से लोगों की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हुआ है ऐसे चंद लोगों की वजह से जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। क्योंकि जो ही कोरोना फैलना शुरू हुआ था चाइना में जब सूरत हाल खराब हुई, गंभीर हुई, उसके बाद ही बता दिया गया था कि इसका जो इलाज है वो भी दरियाफ्त नहीं हुआ, हो भी नहीं पाएगा आइंदा आने वाले कुछ महीने कुछ अरसे तक। तो करना आपको ये है कि आपको मास्क पहनना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने सुन लिया वो तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और दूसरों को भी महफूज रखे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया वो अपनी भी जान ले गए और बहुत सारे दूसरे लोगों के भी। अगर बिल्कुल ऐसा ही है और दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जो वार शुरू किया हुआ था वो अभी तक चल रहा है। रोजाना की बुनियाद पे हमें केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं, लोग भी इससे जाम बहक हो रहे हैं, हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ देखने को एज सच नहीं मिल रही कि जिसके बाद हम कह सकें कि अब कोरोना वायरस का सद्देबाब हो गया है, इसका इलाज निकल आया है, तो अब जो केसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इस हवाले से अमेरिका जो है वो अभी भी सबसे आगे है केसेस के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे अब तक तकरीबन 24,24,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और इसमें काफी बड़ी तादाद में, जबकि जिसमें बताया जाता है कि 1,23,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि लुकमा अजल बन चुके हैं, जो कि इस कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत सके और इस जाने फानी से कूच कर गए हैं। जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की भी इसके अंदर तादाद मौजूद है, लोग से सेहतयाब भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमतें कह के थक गई हैं, अवाम सुनने को तैयार नहीं है और इसी वजह से जो कोरोना है ये फैल रहा है। तो हम सबको एहतियात करनी है और हम सबको इस हवाले से इकदाम करने होंगे, तभी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर जो हमें SOPs दिए गए हैं उन पर अमल दरामद करें और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ इकदाम हैं उन पर भी हम अमल करते रहें। लेकिन जी एक और ऐसी वबा जिसको कोविड-20 का नाम दिया गया था, हमारे ही इस शो में एक एक्सपर्ट की जानिब से हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में, कहाँ कहाँ इसको कंट्रोल किया जा सका है और कहाँ कहाँ अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और क्या कोशिशें, कुछ इसी पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, टिड्डी दल के हवाले से बात कर रहे हैं जिसने मुल्क भर में काफी बड़ी तादाद पे हमला किया हुआ था, जिसके हवाले से जो मुतल्लिका महकमे हैं, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अफवाज, FC, तमाम तर इदारे जो हैं वो अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हुए अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनकी मदद से काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रेज किए जा रहे हैं, जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान हैं उनको तरबियत दी जा रही है कि वो कैसे इससे बच सकते हैं, उनको भी रिलीफ देने के हवाले से हुकूमत इकदाम कर रही है। लेकिन यह है कि अभी तक इसका जो मरहला है वो चल रहा है और अभी तक इसका वजूद पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि तमाम तर किसानों के लिए एक अफसोसकुन खबर है। बिल्कुल जी, मुल्क के 39 अजला ऐसे बताए जाते हैं जहां पर 986 के करीब टीमें काम कर रही हैं। किस तरह से काम कर रही हैं ये कुछ हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी TV स्क्रीन के अंदर। इस
स्प्रे किया जा रहा है, पहले सर्वे किया जाता है कितना इलाका है, कहाँ कहाँ स्प्रे करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी जो बात होती है इसमें समझने की और उसको पहले जानने की, जो कि खासा मुश्किल अमल है कि अब जो टिड्डी दल हैं उनके झुंड किस जानिब जाएंगे, किस इलाके की तरफ रुख करेंगे और कहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं। फिर उन इलाकों का पहले सर्वे होता है, कहाँ कहाँ स्प्रे करना है, स्प्रे किया जाता है, कहाँ तक ये जो स्प्रे है ये इन चीज़ों को रोकता है और कितना मौसर होता है। इसके रिजल्ट पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर यूसुफ जफर साहब से, जो कि माहिर ज़राअत हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। हम रोजाना तकरीबन अपने शो में बता रहे हैं टिड्डी दल के हवाले से हमारे किसान भाइयों के लिए खास तौर पर कि जी इलाके का सर्वे किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। कुछ आपसे पहले तो हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है किस इलाके का सर्वे करना है, कहाँ स्प्रे की ज़रूरत है, किस तरह से ये मालूम पड़ता है कि टिड्डी दल जो है इनका झुंड अब कहाँ अटैक करने वाला है। जी देखिए, टिड्डी दल की यलगार जो है अब 3 तरफ से शुरू है। एक तो हमारी मुकामी अफजाइश हुई है, ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि हमारे पंजाब में और जो चोलिस्तान का रेगिस्तान है उसमें और जो सूबा सरहद से कुछ जो हमारा केपी के खैबर पख्तूनख्वा उसके कुछ इलाकों में मुकामी अफजाइश भी हुई है। उसके अलावा ईरान और मस्कत की तरफ से भी जो हमारे बलूचिस्तान से यलगार आती है टिड्डी दिल की, एक वो है, और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है हॉर्न और अफ्रीका यानी कीनिया और सोमालिया, और इस तरफ से वो जो तीसरी यलगार आने वाली है जिसका जो दुनिया ने बताया है कि वे पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे हमला करेगी। तो उसके लिए जीपीएस और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उससे जो हम लोग पाकिस्तानी हुकूमत ने FAO से मदद मांगी है और उन्होंने पिछले हफ्ते ही हमें 20 के करीब जीपीएस सिस्टम प्रोवाइड किए हैं ताकि उनकी जहां उनकी झुंड की जो रफ्तार है वो कितनी दूर है, किस जगह पे करेगी वो दिए हैं। और उसके अलावा उन्होंने हमें नई किस्म के स्प्रेयर मशीन्स भी दी हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने फौज और सूबाई महकमा की ताउन से भरपूर मुहिम अब शुरू कर रखी है। तो वो बाकी हुकूमत ने तकरीबन 10 अरब रुपए और सूबाई हुकूमतों ने 12 अरब रुपया मुहैया किए हैं इसकी तरफ से। चीन की हुकूमत ने भी हमें जो उसकी इकलौती दवाई है लोकस के खात्मे के लिए मैलाथायोन, वो भी हमें अतिया के तौर पे दे दी है। और एक वाफिर जखीरा जो इस अद्वियात का जो बाई एयर लिफ्ट किया गया है वो मौजूद है। अब बात यह है कि किसान को खुद भी इस पर गहरी नजर रखनी है और जो भी तरीका है जैसे पुराना मरवजा के टीन बजाना या ढोल बजाना शोर करना ताकि उनकी फसल पे वो टिड्डी दिल को ना बैठने दें। और जहां तक जो खुला इलाका है उस पे हुकूमत फजाई स्प्रे जो है 6 हेलीकॉप्टरों की मदद से शुरू कर चुकी है ताकि जो है उनके वहाँ वो अंडे न दें और अगर अंडे दे चुके हैं तो उनकी आबादी को तलब किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा चूंकि काफी अरसे से टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान पे हुआ है, इसके हवाले से हुकूमती इक़दाम भी सामने आ रही हैं। तमाम तर महकमे अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए जितने भी वसाइल मौजूद हैं उन तमाम की मदद से इसको काबू करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो ये आप बताइएगा कि इसके कब तक खत्म होने के इम्कानात हैं, और दूसरी ये बताइएगा कि जो टिड्डी दल है ये कोई इसका मौसम से कोई लेना देना है कि ये एक स्पेसिफिक या खास मौसम में ही अटैक करते हैं या साल के किसी भी वक्त ये कर सकते हैं? वैसे तो ये साल का एक खास मखसूस मौसम है क्योंकि ये हवा के रुख की तरफ यानी जो बहीर अरब की तरफ स्ट्रीम चलती है हवा की, ये उस तरफ चलते हैं। तो और इसका क्लाइमेट चेंज जो मौसमी तगीराती तब्दीलियां हैं इससे इसका गहरा ताल्लुक है। इस साल जो है जो अभी साल खत्म हुआ है इसमें मानसून बड़ी देर तक यानी नवंबर दिसंबर तक चलता रहा बारिशें, तो वो वापस नहीं जा सकी, उन्होंने वहीं अंडे दे दिए और वो इस वजह से इस साल 25 साल के बाद ये एक यूनिक फिनोमिना था कि जिसमें उन्होंने मुकामी अफजाइश भी उनकी शुरू हुई जो बड़ी खतरनाक बात है। अगर इस साल भी जिस तरह महकमा मौसमियत ने कहा है कि 10 से 20% ज्यादा बारिशें होंगी तो इसलिए हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। और बाकी हुकूमत ने एक तो इमरजेंसी नाफिज की हुई है और दूसरा उन्होंने तवील मनसूबाबंदी शुरू की है कि हमें इसके साथ जिस तरह कोरोना का मसला है इस तरह इसके साथ हमें इसको निपटना है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी कायम रहे। उसके लिए मैं ये बताता चलूं कि हुकूमत ने जो तवील मनसूबाबंदी जिसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं वो शुरू कर दी है। सही।
और पाक चाइना लोकस सेंटर हुकूमत ने बनाने की जो हमारे दोस्त ममालिक हैं चीन, उनसे बातचीत शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में एक पाक चाइना लोकस सेंटर बनाया जाए, और जो हम लोग 6 नए जहाज खरीदने के लिए बातचीत शुरू है ताकि वो जहाज जल्द अज जल्द आके और उन पायलटों को नया ट्रेनिंग दे के, क्योंकि इसको जो कहते हैं कि ये क्रॉप डस्टर, ताकि वो जो स्प्रे करते हैं खुले इलाकों में, जैसे चोलिस्तान है, हमारा थल का रेगिस्तान है और थर का रेगिस्तान है, तो वहाँ तो कोई किसान तो नहीं करेगा, वहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जो इसकी आबादी को तलफ किया जाए। तो ये तवील मनसूबा बंदी जरूरी है ताकि जो है हमेशा के लिए हम इसका जो ऑफेंसिव तरीके से तदारुक जो है इसका बिल्कुल किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ये भी फरमाइएगा, आपने कहा कि कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी जगह जहाँ किसान खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसके अपने खेतों की बात होती है, अपनी फसल की बात होती है, तो वहाँ आप क्या समझते हैं कि हम किसान को ट्रेन कर सकते हैं, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं या उसको ऐसी मशीनरी दे सकते हैं कि वो खुद से, जब उसे मालूम हो कि ये हमला होने वाला है, अपनी फसलों पर स्प्रे कर सके या करवा सके अपनी निगरानी के अंदर, और हर जगह हुकूमत को हर बार पहुंचने की जहमत ना करना पड़े, जरूरत पेश ना आए, ऐसा कुछ शामिल है इस लॉन्ग टर्म हिकमत अमली में जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी? जी, हुकूमत ने ये टीमें बनाई हैं और हुकूमत ने जो है वो इमरजेंसी नंबर दिए हैं, तो हर सूबे में, तो किसानों को चाहिए एक तो उस पर फौरी तौर पर इतला दें ताकि जो उनकी क्रॉप के अलावा जो जगह हैं उस पर वो स्प्रे हो सके, वो चाहे ट्रैक्टर माउंटेड हो, चाहे हेलीकॉप्टर बेस हो, चाहे जहाज के जरिए हो। और दूसरे ये है कि जो भी मरवजा तरीके हैं पुराने, कि शोर मचाना, उससे वाकई वो नहीं टिड्डी बैठती उनकी क्रॉप पे। तो जो चावल और जो हमारी 2 बड़ी फसलें हैं, चावल और कपास, इस टाइम ये बहुत खतरे में है, तो वो, और उनके हरे पत्ते बड़े हैं, तो इसलिए उसको बचाना इंतहाई जरूरी है। और उसके लिए वो मुकामी स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी दवाई वो महकमा ज़राअत ने बताई है कि मेलाथायोन, क्लोरोपाइरोफॉस, ये अवेलेबल है और ये उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान चाइना के ताउन से काफ़ी सारे इकदाम कर रहा है, मशीनरी उनसे ली गई है, बाकी भी आपने ममालिक की बात की जिनसे ताउन किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो अपने रिसर्च इदारे हैं, क्या उनकी जानिब से कोई ऐसी पेशरफ्त सामने आ रही है, क्या वो भी अपना इसमें किरदार अदा कर रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई, स्प्रे या आलात बनाए जाएं जिनसे इन पे काबू पाया जा सके? ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, क्योंकि 27 साल के बाद ये वबा आई है, तो वो बतदरीज वो जो है कम होता गया। 1960 में हमारे पास 20 जहाज थे, फिर 16 रह गए, और अब उसमें से सिर्फ 2 जहाज जो हैं वो कारामद हैं। उसमें से भी एक रेंजर खामे, आपको पता है कि 5 महीने पहले गिर गया था और एक पायलट हमारे और इंजीनियर शहीद हो गए। तो हुकूमत ने अब इसको शुरू किया है कि इसको नई जो है वो स्ट्रेंथ दी जाए, इसको नई टेक्नोलॉजी से रूशनास कराया जाए और उसकी एक हमा जहती प्रोग्राम बनाया जाए। उसके लिए हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांगी है और इंशाल्लाह एक तवील मुद्दती प्लान जो है वो तैयार हो रहा है और उम्मीद है कि वो 2-3 माह में उसके ऊपर जो है ना अमली काम। ठीक है, 2-3 माह में इस पर अमली काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये के लिए। टिड्डी दल के हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। और इसी बारे में बात करने के लिए सर हमसे राबिते में हैं टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर अनवार अहमद साहब, ये भी माहिर ज़राअत हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवार अहमद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कहेंगे आपको, हमारे न्यूज शो के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। फरमाइएगा, अभी डॉक्टर यूसुफ जफर साहब कह रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा रही है इस चीज को लेकर कि टिड्डी दल को काबू किस तरह से करना है, मुख्तलिफ ममालिक से मदद किस तरह से लेनी है और हुकूमत अपने तौर पर क्या कर सकती है। आप क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बेहतरीन हैं जो इस हिकमत अमली के अंदर शामिल की गई हैं, काबिल अमल हैं, और कौन कौन सी आपको लगता है कि उनको अभी कुछ नजरअंदाज किया गया है, नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था? जी, मैं सुन रहा था डॉक्टर यूसुफ जफर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि जो हमारा इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान फॉर सर्विलेंस एंड कंट्रोल ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन पाकिस्तान बना है, जो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उसको अगर देखा जाए तो वो कोई 30 साल के बाद एक रिफ्रेज हुआ है और आजकल के हालात के मुताबिक नया प्लान बना है।
इससे पहले जितने हमारे रिसोर्सेज थे वो जंग आलूद हो चुके थे, हमारे जो जहाज थे वो सारे खराब हो चुके थे, हमारे जो स्प्रे मशीनें थी वो इस काबिल नहीं थी। तो इस दौरान जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं वो है कि टाइमली एक तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाए, दूसरा कंट्रोल ऑपरेशंस जो है उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए, SOPs प्रॉपर तरीके से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो अवेयरनेस एक्टिविटीज है। उसके साथ साथ जो है मुझे जो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 फेजेस बने हैं इसके। पहला फेज जो है ये जनवरी से इस जून तक है, दूसरे फेज में जुलाई से दिसंबर 2020 है, और तीसरा फेज फिर जुलाई से जून 2021 तक है। और अब हमें बिल्कुल बैठना नहीं है, बल्कि जो हमने डिमांड्स जो है वो प्लान की हैं उसके लिए एक तो चाइना गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी हेल्प की है, फिर FAO ने काफ़ी हेल्प की है, जापान गवर्नमेंट ने हेल्प की है, और इस तरह जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स जो आए हैं ख़ासतौर पे मेलाथियान 3 लाख लीटर चाइना ने दिया है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में जो इंडिजिनस जो ये स्प्रे मशीन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे मशीन जो बनी है ये इनको फरोग दिया जाए और इनको आम किया जाए और इनको जो है इंडस्ट्री के सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरे नॉलेज में आया कि नेस्कॉम ने भी एक ULB स्प्रेयर बना लिया है और वो अंडर ट्रायल है। तो इस तरह को इंडस्ट्री को लाया जाए और की जो है रेप्लिका बना के। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले जो हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ जफर साहब मौजूद थे वो भी ये कह रहे थे कि टिड्डी दल जो है वो काफी फसलों पे हमला कर देता है, जैसे उन्होंने कहा चावल के हवाले से, उन्होंने कहा आम के हवाले से कहा। अब चूंकि मौसम भी आम का और पाकिस्तान जो हमारे लोग हैं चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इस सब में जो फसल को नुकसान पहुंच रहा है तो जाहिर है इसकी जो सप्लाई है उसमें भी कमी वाकई होगी। और तो इस हवाले से जो हुकूमत है वो क्या इकदाम कर रही है, क्या स्टोरेज इतनी है कि इस सब की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके? देखेंगे स्टोरेज तो फिर होगी कि जब हमारे पास प्रोड्यूस होगी। जी ऐसे है कि पाकिस्तान में जो FAO ने रिपोर्ट किया है एक्सपेक्टेड जो डैमेज है वो 817 बिलियन रुपीस का जो डैमेज जो खरीफ और रबी फसल का एक्सपेक्टेड है। तो अल्लाह खैर करेगा। अब ये हमला जो है टिड्डी दल का ये आखिरी स्टेज पे है और तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, लेकिन अब भी अगर हमने तैयारी कर ली तो कोई वज़ाइका नहीं है कि हम जो है बड़े सेल्फ सफिशिएंट हैं, राइस में भी, वीट में भी, और हमारे पास जो है अभी इतना नहीं नुकसान हुआ खुदा न खास्ता कि कहत पड़ जाए। हमें कौम को जो है डराना नहीं चाहिए बल्कि तैयार करना चाहिए इस तरह के जो है हादसात के लिए। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें डराना नहीं है, नहीं हमें डरना है, बल्कि हमें तैयारी करनी है और वो तैयारी हमारी जानिब से की जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इस तैयारी में हमारे किसान भाइयों को भी शामिल किया गया है और फिर कुछ उन स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूँगी जिनके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, चीज़ें हैं जिन पर वो काम करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारी जो ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, उनको फंड्स दिए जाए, रहनुमाई दी जाए, मदद दी जाए गवर्नमेंट की जानिब से भी और वहाँ जो उस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसकी जानिब से भी। जी मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे बरानी ज़रूरी यूनिवर्सिटी में हमने जो है कुछ जो हमारे जो एक्स स्टूडेंट थे उनको लगाया था। अच्छा। और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि हमें 50 जो है ना हमने एंटोमोलॉजिस्ट वो रिक्रूट करने हैं। तो अब ये टाइम है, उनको चाहिए कि वो जो ट्रेन हो चुके हैं हमारे वॉलंटियर्स उनको वो रिक्रूट करें। हमारे पास अच्छा स्टाफ मौजूद है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, अच्छे एंटोमोलॉजिस्ट निकल रहे हैं और इनको फील्ड में लगाया जाए। ये ना हो कि फिर कहीं 15-20 साल बाद फिर ये आए तो उस वक्त फिर होश आए और अल्लाह खुदा न खास्ता ये कोई नुकसान फिर ज्यादा हो जाए। तो एक तो ये रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, दूसरा हमें अभी से ही जो स्प्रे मशीनें हैं खासतौर पर अपना लो वॉल्यूम जो अपना जो माइक्रो जो मिस्ट बनाती हैं, फाइन मिस्ट बनाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो मशीनें हैं उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, लाया जा भी रहा है, मुख्तलिफ मशीनें बनाई भी जा सकती हैं, किसानों को दी भी जा सकती हैं। बहरहाल डॉक्टर अनवार अहमद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए, हमसे गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर।
جی مزید خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی کی اطلاعات و نشریات کی جو مجلس قائمہ ہے اس نے پاکستان ٹیلی ویژن پر غلط مواد نشر ہونے کے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا ہے اور اس حوالے سے جو سینیٹر شبلی فراز ہیں جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کمیٹی کو بتایا اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کو بتایا کہ جو غلط مواد ہے اس کو کس طرح سے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ بالکل جی، مجلس قائمہ کا یہ اجلاس جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں صدارت کر رہے تھے چیئرمین میاں جاوید لطیف اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز موجود ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خطاب کر رہے تھے یہاں پر، اور انہوں نے بتایا یہ ہے کہ پی ٹی وی پر جو غلط مواد چلا اس کے حوالے سے خود مختار کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ قومی سلامتی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین میاں جاوید لطیف جو ہیں انہوں نے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز کو جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں موجود تھے ان کو بتایا کہ مزید انکوائری کی جائے اور پھر 7 دن کے اندر اندر یہاں پر رپورٹ پیش کی جائے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن بورڈ ارشد خان یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں بتایا ہے اس کمیٹی کو کہ اس سلسلے میں پی ٹی وی بورڈ نے سخت نوٹس لے لیا ہے اور انتظامیہ کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس کے اندر ملوث لوگ ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف فوری ایکشن لینا ہے۔ اور ایم ڈی پی ٹی وی عامر منصور نے قائمہ کمیٹی کو غلط مواد کے حوالے سے ہونے والی جو تک تحقیقات ہیں اس بارے میں اور جو تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قائمہ کمیٹی کے آج ہونے والے اس اجلاس میں پی ٹی وی کی چیف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کترینہ حسین بھی موجود تھیں اور کمیٹی ارکان نفیسہ شاہ، ناز بلوچ، آفتاب جہانگیر اور ناصر خان موسیٰ زئی نے سینیٹر شبلی فراز کو وزیر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو غلط مواد چلنے کا معاملہ ہے اظہر، اس پر شفاف انکوائری کا مطالبہ بھی ان تمام کمیٹی ارکان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور اب یہاں پہ بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے جہاں پر بھارتی جبر و بربریت جو ہے وہ کسی سطح بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور وہاں پہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ ظلم و بربریت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی ناظرین، جو بیوہ خواتین ہیں ان کے عالمی دن کے حوالے سے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہزاروں عورتوں کو بیوہ کیا گیا ہے، ان کے شوہروں کو قتل کر دیا گیا، کافی ساری جو مائیں ہیں ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے اس پر ماتم کناں ہیں جتنی بھی وہاں کی خواتین ہیں، جتنی بھی بیوائیں ہیں، اور وہ اس بیواؤں کے عالمی دن کے تناظر سے اقوام عالم سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ آخر وہ کہاں سو رہے ہیں، ان کو بھارتی جبر و بربریت کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ اس حوالے سے کافی سارے جو خواتین ہیں ان کے شوہروں کو گمشدہ کر دیا گیا ہے، ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، نظر بند کر دیا گیا ہے، اور منگل کے روز اقوام عالم میں بیوہ خواتین کا عالمی دن بنایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملتی جس کے اندر بھارت کو اس سب سے روکنے کے حوالے سے کوئی اچھا خاصا اقدام کیا گیا ہو، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ بھارت جو وہاں پہ ظلم و بربریت کر رہا ہے وہ تمام کے تمام اقوام عالم کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس کے حوالے سے تمام جو لوگ ہیں ان کو آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ ظلم کہیں پر بھی ہو ظلم کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی حمایت کسی سطح بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل جی، آج جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی جانب سے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر پچھلے 31 برسوں کی ہم بات کر لیں تو اس دوران 95,611 افراد کا قتل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں 22,915 کشمیری جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین جیسا کہ اظہر آپ کو بتا رہے تھے کہ بیوگی سے بھی زیادہ بری زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ان کے شوہروں کو گھروں سے اٹھایا گیا، پھر گمشدہ کر دیا گیا، لاپتہ کر دیا گیا، ان کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس پر یقیناً دنیا کو جاگنا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے اور باس پرس کرنی چاہیے بھارت سے۔ اور اسی سلسلے میں جی ہم نے دیکھا کہ ایک مظاہرہ ہوا ہے برسلز کے اندر، اور یہ مظاہرہ ہوا کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام۔ یورپی
यूआरपी हेड क्वार्टर्स के सामने ये मुजाहरा किया गया और हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं बाहर निकले और इन्होंने पाकिस्तानियों से, कश्मीरियों से और इजहार यकजहती किया है तमाम लोगों ने, और मुजाहिरीन ने कोरोना की तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ये मुजाहरा किया है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें हमें दिखाई दे रही है। प्ले कार्ड्स इनके हाथों पर हैं, बैनर्स हैं, और इन तमाम बैनर्स पर, इन तमाम प्ले कार्ड्स पर हमें भारतीय जुल्म के खिलाफ, भारतीय इस्तबदाद के खिलाफ नारे दर्ज दिखाई दे रहे थे। और यूरोपी हुकाम से मुतालबा यही था, यूरोपी हेड क्वार्टर्स के सामने मुतालबा भी यही किया गया है। मुजाहरा करने का मकसद भी ये था कि यहाँ पर इनको ये कहा जा सके कि आपको भारत के मजालिम का फौरी तौर पर नोटिस लेना है, इन मजालिम को आपने बंद कराना है और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए आपने अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल आसमा, और इस हवाले से जितने भी वहाँ पे मौजूद लोग थे तमाम ने तमाम तरह SOPs को भी फॉलो किया, और उसके अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कश्मीरी और उनके जो हिमायती थे उन तमाम लोगों ने वहाँ पे शिरकत की है और अक़वाम आलम को ये दुहाई दी है कि वहाँ पे जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करे। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के हवाले से। बहुत बड़ा लॉस है। सहाफत के जो तालिब इल्म हैं या जो सहाफी हैं, बड़े बड़े नाम हमारे मीडिया के, आप जो बड़े बड़े एंकर्स देख रहे होते हैं, मुगीसुद्दीन के वो शागिर्द रहे हैं, उनको अपना मेंटोर मानते हैं, उनसे उन्होंने सीखा बहुत है। और मैस्कॉम के जब भी जहाँ भी जिक्र आएगा मैस कम्युनिकेशन का, वहाँ उनकी खिदमत जो है उन्हें किसी तौर पर खामोश नहीं किया जा सकता। और बहुत बड़ा लॉस, और ये लॉस हुआ भी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से जो उनके मद्दाह थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन तमाम के तमाम ने उनको खिराज तहसीन पेश किया है और उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो तलबा थे, वहाँ का अमला था, उनके साथी कारकुनान थे, उनके साथी असातिज़ा थे, तमाम के तमाम ने उसमें शिरकत की है और उनके साले सवाब के लिए दुआ भी की है और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़त के रास्ते पे राग़िब किया है, उनको बताया है कि सहाफ़त के असूल क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, किस तरह से आपने खबरें देनी है, किस तरह से आपने हक का दामन हमेशा से थामे रखना है। इस सब के हवाले से उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी तालीमात दी हैं और आखिरकार कोरोना वायरस का शिकार होकर वो इस जहान पानी से कूच कर गए हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस की खबर, और वज़ीर आज़म की जानिब से, सदर मुमलिकत की जानिब से और हमारी मीडिया के जो बड़े एंकर्स हैं, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जानिब से दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से यूँ अचानक से महरूम हुए। लेकिन जी कोविड-19 जिसका निशाना बने डॉक्टर मुगीसुद्दीन भी, उससे हमें लड़ना तो है लेकिन उससे हमें डरना नहीं है। हमें जो रोज़मर्रा अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो SOPs के तहत बिल्कुल जारी रखनी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे होते थे, मुझे याद है कोविड-19 से पहले ट्रैवलिंग भी की जाती थी, दोस्तों के साथ मिलकर प्लान भी बनाए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोविड-19 है तो आप ये प्लान नहीं बना सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं सफ़र पर नहीं जा सकते हैं। अगर आप SOPs पर अमल करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के मगरिब की, तो वहाँ जो हमारे पहले जो कहा जाता था कि हमारे जो कबायली इलाके हैं, वो इलाके और वहाँ के लोग आपको वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप वहाँ सयाहत के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर होटल्स, रूम्स बुक कर सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत है ये एरिया, फ्लश ग्रीन, मैं तो इसको कहूँगी इतनी खूबसूरती मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान में कहीं और देखने को मिलती हो, जहाँ हम ये पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान के मगरिब में वाकई जो हमारे इलाके हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं। और ये पिक्चर्स मैं कहूँगी कि कम खूबसूरत दिखाई देते हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी कोविड-19 ही बहुत हो गया, डिप्रेशन बहुत हो गया। हमें डिप्रेशन से बचने के लिए थोड़ी बहुत सैर भी करनी चाहिए, और सैर करने के लिए मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत जगह तो नजर नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है, अक्सर सब्ज़ार जगह दिखाई दे रहा है और बिलखुसूस। और देखिए मैं एक और चीज़ जिसका जिक्र करना चाहूँगी, फाइट टू कट यू, सड़कें देखिए कितनी प्यारी बन गई हैं। अब आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है कि अगर आपने वहाँ पर जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है या ड्राइवर को लेकर आप जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा की गई हैं आपके लिए। वहाँ पर गाइड्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे, आपको गाइड करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए। होटल्स में वहाँ पर अब आप बुकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको एक बार फिर से याद करा दें कि आपको SOPs के तहत चलनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वो जुनूबी वजीरिस्तान के हैं, जहाँ पे आज से कुछ अर्सा कबल तक लोग जाने से कतराते थे, लेकिन आज पाकिस्तानी अफवाज ने जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं और दहशतगर्दों का कला कमा किया है, उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने बड़ी तादाद में इस जगह का रुख करने का इरादा किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में सयाह
अब वजीरिस्तान जाके सैर व तफरी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और सयाह जो घबरा रहे हैं कि जी वहाँ पे बड़े होटल्स नहीं हैं और लग्जरी रूम्स नहीं हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं मकामी, उन्होंने ये ऑफर की है कि सयाह यहाँ पर आएं जी, हमारे घर उनके लिए हाजिर हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, उनके लोगों से मिल सकते हैं, उनका कल्चर देख सकते हैं और उनका तर्ज ज़िंदगी क्या है उसको देख सकते हैं, और थोड़ा सा अपने जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें भी चेंज ला सकते हैं, थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। बहरहाल इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। कल शाम ठीक 6 बजे हम आपसे दोबारा मिलने वाले हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। More than 10,000 women are being raped by Indian Army. More than 10,000 women. बाप की खुशी हमने देखी नहीं, अब माँ की खुशी तो दादू थे घर में, तो इसलिए हमें कोई कमी महसूस ही नहीं होती थी। हमें नहीं लगता था कि हमारा बाप मर गया है, लेकिन जब से दादू की डेथ हो गई तब से हमें महसूस होता है। Whatever happened in the government degree college the day before yesterday, we don't want that to happen again here. अवाम के वोट की ताकत है, अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक।
देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। सिर्फ PTV न्यूज पर। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G।